हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ ग्रेड फर्स्ट की तैयारी भी चल रही है। आज हमारा टॉपिक है कंपनी ऑडिटर, कि कंपनी में ऑडिटर क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या होता है, उसके बारे में अपन एमसीक्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू कहता है द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ जॉइंट कैपिटल कंपनी। अगर एक संयुक्त पूंजी कंपनी है, जिसे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, तो उसमें अब देखो जनरली क्या होता है, जैसे हम सुनते हैं कंपनी का ऑडिटर कैसा होगा या उसकी योग्यताएं क्या होंगी, तो आपके दिमाग में फट से आएगा कि ना उसे सीए होना चाहिए, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को देखो, आपको ध्यान से पढ़ना होता है। एग्ज़ाम में यही बात है कि आप क्या पढ़ के गए हैं वो मैटर करता है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा गया है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आपसे पूछा गया है कि किसी कंपनी के आंतरिक अंकेशक, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, उसके क्या क्वालिफिकेशन है। तो आपको पता है कि इंटरनल ऑडिटर के लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी अनपढ़ गंवार आदमी से ऑडिटर करवा लो, लेकिन उसका सीए होना ज़रूरी नहीं है। वो एक बीकॉम होल्डर, एमकॉम होल्डर, सीए, सीएस कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो उनमें से कुछ ना भी हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री या कोई एजुकेशनल डिग्री पजेस ना भी करता हो, तो भी अगर आपको उस पर विश्वास है, उसकी काबिलियत पे विश्वास है, तो आप उसे इंटरनल ऑडिटर करवा सकते हो। तो ये बात सही है कि कंपनी एक्ट के अनुसार इंटरनल ऑडिटर होने के लिए कोई पेशेवर योग्यता या कोई शैक्षणिक योग्यता होनी आवश्यक नहीं है। ये कहना कि वो सीए होना चाहिए, ये कहना कि वो या तो सीए हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, या कोई भी प्रोफेशनल कैप हो, एमबीए हो वगैरह, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपली समझ गए? ठीक है, चलो बात हो गई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये अभी आपके काम आएगा, ये स्लाइड पहले आ गई है जस्ट। सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद, आपको देखो कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तक। ये सेक्शंस आपको कस के याद कर लेने हैं। अगर आप समझो एक क्वेश्चन जो शॉर्ट चाहते हो कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो वो है इस सेक्शन में। 139 से 148 तक करीबन 10 सेक्शंस हैं। उन 10 सेक्शनों को आप याद कर लो कि कौन सी धारा किससे संबंधित है, और उसका एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा ही आएगा। चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट तैयार कर रहे हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट तैयार कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर तैयार कर रहे हो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब कंपनी अंकेक्षण की ये कह रहा है, कंपनी एक्ट की धारा 139 का संबंध किससे है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन से, राइट्स एंड ड्यूटीज से, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट से। तो मेरा सिंपली यहाँ से शुरू किया हुआ है कि सबसे पहले बात शुरू होती है नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति से। मतलब कंपनी ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट की शुरुआत होती है उसके अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट से शुरुआत होती है। तो सेक्शन 139 का संबंध इससे है। उसके बाद मैं आपको कुछ स्लाइड्स पढ़ा दूँ या पहले और बता दूँ आपको? उसके बाद 139 में तो आप उसकी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद जो 141 है, ठीक है, 141 में आप ये देखते हो कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या वो कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो योग्यताएं और अयोग्यताएं आप 141 में देखते हो। और उसके बाद एक बार जब ये सब चेक करके आपने उसे अपॉइंट कर लिया, तो 143 के अंदर उसकी ड्यूटीज़ और उसके जो राइट्स हैं वो तय होते हैं कि उसके क्या अधिकार होंगे और क्या कर्तव्य होंगे। तो उसके अधिकार और कर्तव्य 143 में डिफाइन किए गए हैं। ब्रांच ऑडिट के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं है। ब्रांच ऑडिट बस बताया गया है कि ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट मेन ऑडिटर को देगा, इतना बताया गया है। अब मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूँ। ये आपको कस के याद कर लेनी है। सेक्शन 139 इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट, और जहाँ अपॉइंटमेंट शब्द होता है उसमें रीअपॉइंटमेंट शब्द शामिल है कि कंपनी के प्रथम अंकेक्षक जो फर्स्ट ऑडिटर हैं उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, या उसके बाद सब्सिक्वेंट या उसके बाद वाले जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, और ये बात नॉर्मल कंपनीज में कौन करेगा और गवर्नमेंट कंपनीज में कौन करेगा, ठीक है। 140 में बताया गया है कि एक ऑडिटर जिसको आपने अपॉइंट कर लिया उसे कैसे हटाया जा सकता है, कैसे उसे स्पेशल नोटिस दिया जाएगा, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा, कैसे उसे हटाया जा सकता है, उसे हटाने की विधि बताई गई है। अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर देता है तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, और स्पेशल नोटिस मैंने बता ही दिया। 141 में ऑडिटर कौन हो सकता है, उसके क्या क्वालिफिकेशन है, और कब कब वो डिस्क्वालीफाई होगा, या किस किस को आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके बारे में सेक्शन 141 में बताया गया है। 142 में बताया गया है उसका रेम्यूनरेशन कौन तय करेगा। जनरली उसका रेम्यूनरेशन जनरल मीटिंग तय करती है। ये जनरल मीटिंग में ये पावर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी दे दिया जाता है कि रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। उसके बाद 143 में है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। उसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे और उसके क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज़ होंगे ये आपको 143 में बताया गया है। 144 में बताया गया है कि ऑडिटर कुछ खास तरह की सर्विसेज, जैसे ऑडिटर अकाउंटेंट नहीं हो सकता, ऑडिटर मेन ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, ऑडिटर कंपनी को इंश्योरेंस सर्विसेज नहीं देगा, ऑडिटर कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं देगा। इस तरह की कई बातें हैं जो बताई गई है कि ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज नहीं देगा। उसके बाद 145 इसके अंदर मिस हो गया है। 145 में बताया गया है कि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने पड़ेंगे। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना उसका एक तरह से ड्यूटी है, उसको करके देने होंगे, और भी जो नेसेसरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उनको वो वेरीफाई करेगा। 146 में ये बताया गया है कि ऑडिटर को जनरल मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा 147 है कि अगर वो कुछ उल्लंघन करता है, कुछ चीज़ों का फॉलो नहीं करता, तो कॉन्ट्रावेंशन करने के लिए कितनी पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। और 148 में बताया गया है कि कॉस्ट ऑडिट कंपनी किन किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करने के लिए ऑर्डर किया जा सकता है। बेसिकली जो मटेरियल लेबर लेती हैं, यानी मटेरियल का प्रयोग करती हैं या लेबर इन्वॉल्व करती हैं या बाहर से सर्विसेज लेती हैं और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं, उन कंपनीज़ के लिए कॉस्ट ऑडिट ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 148 में बताया गया है। और कॉस्ट ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा होता है अगर ऑर्डर किया हो तो, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपको कस के याद करने हैं और दो बार आप उसको याद कीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, जब भूले तब याद कीजिएगा, एक पेपर पे बार बार लिखिएगा। सेक्शंस होते हैं उनको लिख लेना चाहिए ताकि आपको एन मौके पे भी याद रहे और लिखा हुआ एक बार रहेगा तो काम आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें, ये मैंने भी बता दिया कि अब अगर जैसे इसको देखेंगे सेक्शन 139 का संबंध है, उसका संबंध है कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट से, यानी इसका आंसर सी था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गलती से ओके मैं देख पा रहा हूँ इसका गलती से आंसर बी छप गया है। नो इट्स नॉट अ बी, इसका आंसर ये है, सी है, ठीक है। सी कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर इज़ कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये पूरा आपको चेक करने के ऊपर उतारू है कि आपको याद हुआ या नहीं। देखिए सेक्शन 138 जो होता है ना, वो इंटरनल ऑडिटर के बारे में बताता है, तो इसको तो आप छोड़ दो अभी। सेक्शन 138 में इंटरनल ऑडिटर क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 139 बताया गया है अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट को लेके, और सेक्शन जैसे मैंने कहा 141 में क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन चेक होती है, और 143 में उसके पावर्स और ड्यूटीज़ तय होते हैं। तो अब देखो इसमें क्या पूछा था, ड्यूटीज़ पूछा था, तो ड्यूटीज़ के लिए आपका सेक्शन नंबर 143 है, तो इसका आंसर सी होने वाला है। सेक्शन 143 टेल्स अबाउट ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट है, जहाँ पे देखो एक्ट आ जाता है ना, वहाँ पे ऑडिट के बाकी चैप्टर भी अपन ने किए हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आप कहेंगे थे ही नहीं, तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी ऑडिट है। कंपनी ऑडिट गवर्न होता है कंपनीज एक्ट 2013 से। इससे पहले अपना कंपनीज एक्ट 1956 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स लगते हैं। तो जहाँ एक्ट होता है ना, वहाँ धाराएं होती ही होती हैं। फोर्थ है कि इन केस द डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स, द शेयर होल्डर्स शैल अपॉइंट दैम एट डैश डैश बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। देखिए कंपनी के जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाएगा तो ये अपॉइंटमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण सामान्य सभा या विशेष साधारण सभा बुला के की जाएगी। तो बात क्या थी कि अगर प्रथम अंकेशकों की नियुक्ति संचालकों द्वारा नहीं की जाएगी तो फिर ये नियुक्ति अंशधारियों द्वारा की जाएगी, और अंशधारी इसके लिए विशिष्ट साधारण सभा या असाधारण सामान्य सभा बुलाएंगे। हिंदी में भी कुछ भी वर्ड आ सकते हैं, तो कुल मिला के जो सामान्य सभा वर्ड नहीं आएगा, या तो विशिष्ट सामान्य सभा आएगा या असाधारण सामान्य सभा शब्द आएगा, और स्पेशल जनरल मीटिंग या ईजीएम वर्ड आ सकता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बी रहने वाला है, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेक्शन 139 में बताया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में। पहले बताया गया कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। जैसे कंपनी का पहला अंकेशक कौन नियुक्त करेगा, तो कंपनी का पहला अंकेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है,
तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें मैं बताया था आपको कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। अब इसको आप आराम से पढ़ेंगे अपन। इसमें लिखा है अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द 30 डेज फ्रॉम DOR, यानी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जिस दिन कंपनी का समामेलन होता है उससे 30 डेज़ के अंदर, आपको उसको एक महीना भी याद नहीं करना। 30 डेज़ लिखा है तो 30 डेज़ याद रखना है। 30 डेज़ के अंदर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, लिखा है इन केस ऑफ फेलियर, अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो फिर इसका अपॉइंटमेंट EGM में किया जाएगा विद इन द 90 डेज़। अब ये विद इन द 90 डेज़ 30 डेज़ के बाद शुरू नहीं होते, नहीं, ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 दिन है। यानी यूँ कह लो कि पहले 30 दिन में या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा, और अगर वो अपॉइंट नहीं करता तो उसके अगले 60 डेज़ में जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो EGM बुलाकर, जिसको 2 इंग्लिश शब्द हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या स्पेशल जनरल मीटिंग, हिंदी में इस वर्ड है असाधारण सामान्य सभा या विशेष साधारण सभा, बुलाकर उसे कर लेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो फर्स्ट AGM कंक्लूड होने तक, पहली वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक अपना पद होल्ड करेगा। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन समझना हो कि पहला जो ऑडिटर होता है उसका कार्यकाल 1 साल होता है, 3 साल होता है, 5 साल होता है, नहीं, उसका कार्यकाल केवल फर्स्ट AGM के कंक्लूजन तक होता है। अब फर्स्ट AGM कभी 12 महीने के अंदर हो जाती है, कभी कभी 15 महीने तक भी हो जाती है। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, हो सकता है कि AGM बुलाई जाए और अर्जेंट कर दी जाए, स्थगित कर दी जाए, तो जब तक पहली साधारण सभा कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक वो अपना पद ग्रहण करता है। ठीक है, इसी तरह से बाद में
बाद में जो ऑडिटर होते हैं उनको अपन सब्सीक्वेंट ऑडिटर कहते हैं। तो उसके बाद के जो ऑडिटर हैं, इसके बाद आप ना यहाँ से यहाँ पढ़िएगा कि जो बाद के ऑडिटर होते हैं जिनको सब्सीक्वेंट ऑडिटर कहा जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट कहाँ किया जाएगा? उनका अपॉइंटमेंट एजीएम में किया जाएगा। तो पहले वाले में अब रिपीट नहीं करूँगा, बाद में जो ऑडिटर होगा भले वही ऑडिटर अपॉइंट किया जाए चाहे किसी नए को बुलाया जाए, लेकिन वो एजीएम के अंदर ही अपॉइंट किया जाएगा। और फिर वो फर्स्ट एजीएम में जो आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है वो 6th एजीएम तक यानी 5 वर्ष तक काम करेगा। अगर कुछ अंट शंट ना हो जाए, यानी कोई कैजुअल वैकेंसी ना हो जाए या वो रिज़ाइन ना कर दे, तो पहली एजीएम के कंक्लूज़न से लेकर 6ठी एजीएम के कंक्लूज़न तक वो अपना पद होल्ड करेगा। तो पहले ऑडिटर का टर्म छोटा होता है। दूसरा जो ऑडिटर आता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आता है, वो जनरली 5 साल तक के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज़ का ऑडिट भी आपके कोर्स में है, तो गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो 60 दिन के अंदर C&AG द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, 60 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप इसे यूँ कह लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो एक ही कंपनी संभालनी है तो उनको 30 डेज़ का टाइम मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तो ज़्यादा काम होता है, C&AG में बहुत सारा उनके ऊपर वर्कलोड होता है, तो उनको 60 डेज़ का समय दिया जाएगा। और अगर ऐसा करने में वो फेल हो जाते हैं तो वापस मेंबर्स को जिम्मेदारी मिलेगी और वापस से उनको 60 डेज़ का टाइम मिलेगा। और जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हुए तो भी मेंबर्स की जिम्मेदारी है, अंततः तो कंपनी के मालिक शेयर होल्डर ही हैं। इसी तरह अगर आपका C&AG फेल कर जाता है तो वहाँ पे भी मेंबर्स की ही ड्यूटी होगी कि अगले 60 डेज़ में EGM कंडक्ट करके वो क्या बोलते हैं अपना गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर लें और वो वापस से फर्स्ट AGM के कंक्लूज़न तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा। ठीक है, ये बात अपने को यहाँ समझ में आती है। और इसके बाद गवर्नमेंट कंपनी वाला बंदा कैसे रीअपॉइंट होगा, वापस यहाँ से आप यहाँ आ जाइए। गवर्नमेंट कंपनी वाला रीअपॉइंट भी C&AG द्वारा ही होगा। तो यहाँ पे फ़र्क है, वहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर रीअपॉइंट होते समय शेयर होल्डर्स की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट का काम भी C&AG करेगा और वो वर्ष शुरू होने से 180 दिन के भीतर रीअपॉइंटमेंट का कार्य पूरा करेगा। और उसके बाद इस सब्सिक्वेंट ऑडिटर का कार्यकाल भी ज़्यादा नहीं होता है, इसका कार्यकाल AGM तक ही होता है। ठीक है, AGM तक ही हुआ करता है। तो अगेन ये भी एक आप ऐसी इमेज है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू में ले लीजिए। अब तो मैंने काफ़ी काला पीला कर दिया, अब थोड़ा बैक लेके जब ये आई थी तभी कर लीजिए। और इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसमें से भी कम से कम 10 MCQ बन सकते हैं। जैसे 10 MCQ उन सेक्शंस में से बन सकते हैं, 10 MCQ इस अकेले सिंगल चार्ट में से बन सकते हैं। ठीक है, खुद को बार बार ऐसा हो तो कैसा, मन में इसको तरीका क्या होता है, जैसे इसमें 4 केस हैं। पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा और उसका रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा, और फिर यही बात गवर्नमेंट कंपनीज के साथ दोहरानी है, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा और फिर रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा। इसको आप 2 बार 3 बार मन में विजुलाइज करने की कोशिश करो, लिख के करो। देखो जहाँ मुश्किल होती है उसे लिख के कर लो। मैथ्स का क्वेश्चन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, याद नहीं होता, इसलिए अपन उसको लिख के करते हैं। अकाउंट्स के क्वेश्चन को लिख के करते हैं। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो उसे लिख के कर लीजिए, वैसे ही याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, बाय द वे अब इसके बाद है हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। आप इनमें से किसे कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं इन एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी को आप कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा, कंपनी का ऑडिटर कोई व्यक्ति ही हो सकता है। ठीक है, कंपनी का ऑडिटर कोई व्यक्ति ही हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, या LLP फर्म हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी यानी यूँ समझो कि XYZ कंपनी का ऑडिटर ABC लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती। ABC लिमिटेड यानी कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी, LLP को छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के LLP को छोड़ दो, LLP के अलावा कोई भी किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी या कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकता। कंपनी ऑडिटर कोई इंडिविजुअल या कोई पार्टनर या LLP के लोग ही हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो लायबिलिटी फिक्स करनी होती है। तो लायबिलिटी फिक्स जनरली किसी पर्सन की ही की जाती है। ठीक है, एक कृत्रिम व्यक्ति जैसे जो
इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ होती हैं वो एक आर्टिफिशियल पर्सनस होते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सनस की लाइबिलिटी को फिक्स करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इंडिविजुअल का आप गला पकड़ सकते हो कि ऑडिटर तूने गलती की है, तेरे को 5 लाख 25 लाख का फाइन भरना पड़ेगा, तो वो डरता भी है, ठीक है। तो इसीलिए आप याद कर लीजिए कि इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकती। एक पर्सन जिसके ऊपर 1000 रुपये से ज़्यादा का कर्जा हो, यदि मान लीजिए कि मिस्टर रितेश है, मिस्टर रितेश पे 5000 रुपये मांगती है, मान लेते हैं रिलायंस लिमिटेड, किसी भी चीज़ के मान लो 5000 रुपये मांगती है, तो मिस्टर रितेश फिर रिलायंस के ऑडिटर नहीं हो सकते। इसका रीज़न भी सिंपल है, क्योंकि एक व्यक्ति देनदार है, 1000 रुपये से अधिक का देनदार है, फिर चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 5 लाख हो, कितना भी हो, अगर वो 1000 रुपये से अधिक का देनदार है तो फिर वो थोड़ा सा उस कंपनी से दबा हुआ है, डरा हुआ है। ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल, उसे किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं होना चाहिए। डेटर जो होता है, मान लो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर मांगता है तो मैं उससे आंखें मिला के भी बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्रॉस क्वेश्चन तो क्या ही पूछूंगा और ऑब्जेक्शन तो क्या ही रेस करूंगा। तो जो व्यक्ति डेटर होता है, लेकिन डेटर में 1000 रुपये की लिमिट या विंडो डाली गई है, 1000 रुपये से अधिक वाला डेटर कंपनी ऑडिटर, उसी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। आप अगर रिलायंस के डेटर हो लेकिन आप टाटा के ऑडिटर हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस कंपनी के आप डेटर हो 1000 रुपये से ज़्यादा के, उसी कंपनी के ऑडिटर आप नहीं हो सकते। इसी तरह से ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ये भी नहीं हो सकता। अब जो कंपनी का ऑफिसर है, जिसके खुद के खातों की जांच होनी है, तो खुद के खातों की जांच कैसे करेगा? जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी कोई कंपनी है, खाते मैं ही मेंटेन करता हूँ या मेरा खातों पे कंट्रोल है, तो मैं ही ऑडिट कैसे कर सकता हूँ? ये तो वही हो गया कि जिसके ऊपर मतलब अपराधी भी वही और जांचकर्ता भी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी वही, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता, वो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो ये नहीं हो सकता। रिलेटिव ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी ये हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए मिस्टर मुकेश हैं, ये कंपनी के CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, इनका कोई भांजा है और वो भांजा CA है। प्राइमा फेसी आपको लग सकता है कि मुकेश अगर मान लीजिए XYZ लिमिटेड में हैं तो मुकेश तो ऑडिट नहीं कर सकते, मुकेश का जो भांजा है वो भी ऑडिट नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ी मिलीभगत के चांसेस तो हैं, लेकिन यहाँ ये विंडो छोड़ी गई है कि अगर किसी कंपनी का कोई ऑफिसर है तो उसका कोई रिश्तेदार ऑडिटर हो सकता है। मैं एक बार फिर बता दूँ, यहाँ ध्यान सुनना, कि अगर कोई कंपनी का अधिकारी है तो इस अधिकारी का पार्टनर या इस अधिकारी का एम्प्लॉय, ठीक है, दोहराता हूँ, अधिकारी का पार्टनर या अधिकारी का एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं हो सकते, लेकिन अधिकारी का रिश्तेदार अधिकारी का रिश्तेदार ऑडिटर हो सकता है। संभाल के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो D इसका आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर अराइजेज बाय हिज रेजिग्नेशन, इट शुड ओनली बी फिल्ड बाय द कंपनी इन। देखिए, एक तो वर्ड होता है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है पद खाली हो जाना। मान लीजिए कि किसी कंपनी में CA साहब हुआ करते थे, अब CA साहब की मान लीजिए डेथ हो गई, तो उनका पद खाली हो गया। अब अचानक से पद खाली हो गया, उनकी डेथ हो गई, या मान लीजिए कि उनका एक्सीडेंट हो गया, भगवान नहीं करे, और अब वो ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको भर देता है। लेकिन अगर कोई ऑडिटर रिज़ाइन करता है, त्यागपत्र देता है, तो उसको बहुत सस्पिशियस माना जाता है कि यार रिज़ाइन क्यों कर दिया। कंपनीज केस में तो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो अगर किसी कंपनी का CA अगर रिज़ाइन कर दे तो उसको बहुत ही उस तरह से लिया जाता है कि इसका मतलब है कंपनी के खातों में बहुत भारी गड़बड़ चल रही है, इसीलिए तो CA साहब या ऑडिटर साहब रिज़ाइन करके चले गए। तो खैर बात अभी ये चल रही है कि अगर वो रिज़ाइन करता है तो फिर वो वैकेंसी जनरल मीटिंग में भरी जाएगी, फिर वो वैकेंसी बोर्ड मीटिंग में नहीं भरी जाएगी। ऑप्शन थे बोर्ड मीटिंग में, असाधारण सामान्य सभा में या वार्षिक साधारण सभा में। तो इसका आंसर होने वाला है C, जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग बुला के, इसमें असाधारण और साधारण वर्ड याद नहीं करना, इसमें आपको बस याद करना है कि इसे जनरल मीटिंग में भरा जाएगा। वैसे होता ये है, पूरी बात सुनना, कि अगर डेथ वगैरह की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरेगा। हाँ,
अगर त्यागपत्र की वजह से वैकेंसी हुई है तो उसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही भरता है, लेकिन उसे 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग बुलाकर उसका अप्रूवल लेना होता है। यानी जो एंड डिसाइडर है, जो अंतिम निर्णय करता है, वो शेयर होल्डर ही हैं। इसलिए याद ऐसे ही किया जाता है कि अगर त्यागपत्र से वैकेंसी क्रिएट हुई है तो उस वैकेंसी को शेयर होल्डर द्वारा जनरल मीटिंग में भरा जाता है। होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन है, along with sending the notice of appointment to the auditor who has been appointed under section 139 of the Companies Act 2013, the notice has to be filed with the registrar within dash days of the end of the general meeting. Well, अगर जनरल मीटिंग हुई, ठीक है, उसमें आपने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया, मान लीजिए एक फर्म है राठी एंड कंपनी, ठीक है। ये राठी एंड कंपनी से कंपनी वर्ड मत समझ आना, जब तक किसी व्यक्ति के नाम के आगे लिमिटेड शब्द नहीं होता तब तक वो कंपनी नहीं होती। तो राठी एंड कंपनी एक राठी जी की कंपनी है। राठी जी एक नॉर्मल इंसान है, इंडिविजुअल है। तो बात यह है कि राठी एंड कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट किया गया तो राठी एंड कंपनी को तो इन्फॉर्मेशन जाएगा ही जाएगा, उसके साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भी जाएगा और 15 दिन के अंदर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जिसको आपने अपॉइंट किया है उसे तो आप इन्फॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो अंकेशक जिसकी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 139 के तहत हुई है तो उसको तो आप नियुक्ता की सूचना प्रेषित करोगे ही करोगे। साथ ही साथ साधारण सभा के कंक्लूजन, यानी मीटिंग ओवर होती है ना, मीटिंग ओवर होने के 15 दिन के अंदर अंदर ये सूचना आपको रजिस्ट्रार के पास भी भेजनी पड़ेगी। ये नोटिस आपको वहाँ पे भी, यानी नोट कराना मतलब नोटिस भेजना, नोटिस फाइल करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बस 3 क्वेश्चन और हैं। इफ़ एन ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द रेम्यूनरेशन विल बी पेड। वैसे तो देखो कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते तो जो मेंबर होते हैं, कंपनी के मेंबरान होते हैं, वो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के मामले होते हैं या फ्रॉड वगैरह के मामले होते हैं, तो वहाँ पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी किया जा सकता है। अब बात यह है कि अगर अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो क्या तनख्वाह या रेम्यूनरेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी? नहीं, तनख्वाह तो कंपनी को ही देनी पड़ेगी, या इसका जो रेम्यूनरेशन है वो तो कंपनी को ही देना पड़ेगा। तो बात ये था कि यदि अंकेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तो उसे पारिश्रमिक दिया जाएगा कंपनी द्वारा। ठीक है, ओके, सिंपल। आगे, कंपनी ऑडिटर इज a representative of shareholder, an employee of the company, an officer of the company, an internal auditor। ठीक है, इसे तकनीकी रूप से भी समझ सकते हैं, सरल शब्दों में समझ सकते हैं। देखिए आप समझिए एक कंपनी है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो उसे मैनेज कर रहे हैं और एक ऑडिटर साहब हैं। तो ऑडिटर साहब कर क्या रहे हैं? ऑडिटर साहब ऑडिट कर रहे हैं। अरे वो ऑडिट किसके लिए कर रहे हैं? वो ऑडिट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कंपनी में जो पैसा होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। उस पैसे को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं, कंपनी अच्छे से चल भी रही है या नहीं, तो ये एक लेमैन को या एक नॉर्मल शेयर होल्डर को पता नहीं होता। तो उसे ये बात बताता है ऑडिटर। ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी राय व्यक्त करता है। वो बताता है कि कंपनी के खाते, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। तो एक तरह से वो शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंट होता है। इनका रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ही वो कंपनी में जाता है, ऑडिट करता है, उनसे ज़रूरी सूचनाएं गैदर करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, अपनी राय इस्टेब्लिश करता है ये, और अपनी रिपोर्ट लाके वापस वो इन्हीं को देता है। कंपनी की एजीएम में बाकायदा उसकी रिपोर्ट रखी जाती है, वो रिपोर्ट पढ़ के सुनाता है, उसे मीटिंग में उपस्थित होना होता है, ये सारे काम होते हैं। तो ऑडिटर जो होता है वो शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। दूसरे तरीके से बताऊँ ऐसे ही याद करने के लिए, तो जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है, काम कर रहा होता है, वो तो कंपनी का ऑडिटर हो ही नहीं सकता। रिलायंस लिमिटेड में अगर मान लीजिए कोई राजेश नाम का आदमी काम कर रहा है, तो राजेश जो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है वो कंपनी का ऑडिटर हो ही नहीं सकता। ऑफिसर ऑफ कंपनी, मान लीजिए कि मिस्टर जितेंद्र हैं, मिस्टर जितेंद्र कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो मिस्टर जितेंद्र अगर कंपनी के डायरेक्टर हैं तो वो कंपनी के ऑडिटर हो ही नहीं सकते। इसी तरह जो इंटरनल ऑडिटर हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई प्रशांत जी हैं, कोई प्रशांत जी हैं वो कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हैं, तो वो फिर कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकते। तो वैसे भी BCD खारिज हो गया। वैसे इसका टेक्निकली सही आंसर वैसे भी यही था कि जो कंपनी का ऑडिटर होता है वो शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एन ऑडिटर
इट इज़ डैश डैश टू बी प्रेजेंटिंग इन AGM। भाई कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में अंकेशक का उपस्थित होना उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। तो आप उस सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ेंगे ना जहाँ बताया गया है कि AGM के अंदर ऑडिटर को उपस्थित रहना होगा। ये लैंग्वेज सुनना कि जब तक ऑडिटर को एग्जेम्प्ट ना कर दिया जाए, जब तक ऑडिटर को मुक्त ना कर दिया जाए, उसे सभा में उपस्थित रहना होगा। तो ये तो हो गया लैंग्वेज कर्तव्य कि जब तक उसे फ्री न कर दिया जाए, उसे या उसके रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग में उपस्थित रहना होगा। तो ये तो हो गया उसका कर्तव्य इस तरह से। और साथ ही साथ जब ये लिखा है कि ऑडिटर को यह अधिकार होगा कि उसे AGM की सूचना मिले, वो AGM में उपस्थित होवे, उसके बाद AGM में अपनी रिपोर्ट पढ़ के सुनाए, ये सब कि मतलब उसे न्योता मिले, उसे इनवाइट किया जाए, ये उसका अधिकार है कि उसे AGM के लिए इनवाइट किया जाए, तो ये उसका राइट भी है। तो इस तरह AGM में उपस्थित होना उसका राइट भी है और उसकी ड्यूटी भी है, उसका हक है और उसे वहाँ जाना भी चाहिए। तो D इसका आंसर है। बहुत कम बुक्स में इसका आंसर आपको मिलेगा, बट मेरे हिसाब से टेक्निकली जो पैराग्राफ की रीडिंग आप करेंगे, ठीक है, सेक्शन 145 के आसपास, तो आप पाएंगे कि ये 145 नहीं, शायद 146 वहाँ पे आप पाएंगे कि ये इसका राइट भी है और ये इसकी ड्यूटीज़ भी है। होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऐप है कॉमर्स पॉइंट के नाम से ही हमारा ऐप है, जो मेरी टी-शर्ट पे आपको कॉमर्स पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसी नाम से हमारा ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा फ्री कंटेंट और बहुत सारा पेड कंटेंट आपको मिलेगा। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट भेज सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपका डाउट ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा, अगर कॉमर्स या पढ़ाई से रिलेटेड है तो। थैंक यू वेरी मच।